हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। एक थ्योरम तो मैंने ये बताया, एडिशन थ्योरम, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे? जब हमको निकालना हो आइदर ए और बी, या नहीं तो बोले ए और बी, ठीक है, क्लियर। इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर दो से ज़्यादा इवेंट होगा तब पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम। पिछला क्लास में हम लोग इसको, ठीक है, एडिशन के बदले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान कहीं और था। एडिशन थ्योरम, जब भी हमको आइदर ए और बी, आइदर ए और बी और सी, यानी तो एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम बोले, तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है। बड़ा सिंपल है, किसी भी सवाल में लगा सकते हैं। जब हमको दिया रहे आइदर निकालना, ए यूनियन बी का मतलब मैंने बता दिया है, यूनियन का होता है और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, ये सब पहले कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इस फॉर्मूले पर बेस्ड, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ए और बी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी कि occurrence of A not depends on the occurrence of B, और occurrence of B don't depends upon the occurrence of A। मतलब A पे क्या आ रहा है, B को उससे मतलब नहीं है, B को क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। एक एग्जांपल भी दे के बताए थे, मान लेते हैं कोई दो डाइस को मैंने एक साथ फेंका, एक पे 6 मिला, दूसरा पे 5 मिला, ठीक है, तो इस पे 6 आया, इस पे 5 आया, ऐसा नहीं है कि इससे इफेक्टेड वो है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अब मान लिया जाए कि दो डाइस को एक साथ फेंके हैं और सम हमको चाहिए 8, तो पहला पे 5 मिलेगा तो दूसरा पे क्या मिलना चाहिए, 3। तो यहाँ पे एक दूसरे से निर्भर करता है, अगर इस पे 5 मिलेगा तो इस पे 3, इस पे 6 मिलेगा तो इस पे 2, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, क्लियर। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो। इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, पी ए पी बी इंटू पी सी, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब ए इवेंट हो रहा है और बी नहीं हो रहा है। अगर इंडिपेंडेंट है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी ए इंटू पी बी बार। पी बी बार के बारे में बता चुके हैं, क्या पी बी बार अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 में से पी बी को माइनस कर देंगे। ये सब पीछे हो चुका है, बस हम आपको याद दिला रहे हैं सिर्फ। अगर मान लीजिए ए पे बार है और बी पे नहीं है, इसका मतलब ए नहीं हो रहा है और बी हो रहा है, ए बार इंटू पी बार। अगर मान लीजिए दोनों, छोड़िए हटाइए, सवाल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं सीधा सवाल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
NCERT का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कभी वर्ड प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए, डेटा कलेक्ट करिए। उसके बाद देखिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचना है, सवाल डेफिनेटली बनेगा। ठीक है। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट, मतलब मैंने एक बॉल निकाला, देख लिया चेक करके वो क्या है, फिर से उसमें रख दिया, उसके बाद फिर एक निकाला, इसको हम लोग बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स 1 by 1 निकाले होंगे। क्लियर, समझ रहे हैं बात को। फ्रॉम ए बॉक्स, एक बॉक्स है, उसमें 10 ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल, और हम लोग 1 by 1 निकाल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जब निकालते हैं तो बॉल को फिर उसी में रख देते हैं, उसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है विथ रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बोथ रेड है। क्लियर। मान लेते हैं हम फर्स्ट टाइम बॉल निकाले, ब्लैक मिला, फिर डाल दिया मैंने बॉक्स में, दूसरा बार निकाले, तो फर्स्ट टाइम जो निकाले और सेकंड टाइम जो निकालेंगे क्या एक दूसरे से कोई मैटर, कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ। पहला बार में ब्लैक निकाले, हो सकता है दूसरा बार भी ब्लैक निकले, या हो सकता है रेड निकले। समझ रहे हैं ना। पहला बार ड्रॉन किए और दूसरा बार ड्रॉन किए, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट। ये पहले दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बोथ रेड होना चाहिए, दोनों रेड, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। 2 इवेंट ले लेते हैं, ए और बी। क्या? ड्राइंग रेड बॉल, बी मतलब ड्राइंग ब्लैक बॉल। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? पहला क्या माना है मैंने? रेड बॉल। रेड कितना है? 8। टोटल कितने बॉल हैं? 18, 8 by 18। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ड्राइंग ए ब्लैक बॉल। ब्लैक कितना है? 10 आउट ऑफ 18, 10 by 18 हो गया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? इसको आप काट के छोटा कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 4 by 9, 5 by 9। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जाएगा पहला नंबर क्या बोल रहा है। बोथ आर रेड मतलब पहला वाला भी रेड और दूसरा वाला भी रेड। समझ रहे हैं ना। पहला भी रेड और दूसरा भी रेड। ए इंटरसेक्शन ए निकालना है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए पी ए इंटू पी ए कितना हो जाएगा? पी ए कितना है? 4 by 9 इंटू 4 by 9, 16 by 81। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट का आंसर मिल गया। दूसरा क्या बोलता है? फर्स्ट ब्लैक सेकेंड रेड। तो पहला ब्लैक पी बी इंटरसेक्शन दूसरा फर्स्ट ब्लैक सेकेंड रेड। इंडिपेंडेंट है इसलिए पी बी इंटू पी ए क्या हो जाएगा? पी बी 5 by 9 इंटू 4 by 9, 20 by 81। ठीक है। थर्ड देखते हैं। फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया, हटाइए इसको।
थर्ड बोलता है वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर रेड, हो सकता है पहला ब्लैक दूसरा रेड, या दूसरा केस क्या हो सकता है, पहला रेड दूसरा ब्लैक। क्लियर, समझ में आ गया? तो क्या रिजल्ट मिला, पी ए इंटू पी बी प्लस पी बी इंटू पी ए। जिसको दिक्कत आ रहा है पीछे कॉन्सेप्ट में जाइए, प्रॉब्लम नहीं होगा। पी ए कितना है, पी ए आपका क्या निकाला था मैंने, पी ए हमने क्या लिया था, ड्राइंग रेड बॉल 8/10 18 यानी कि 4/9, और दूसरा लिया था 5/9, 4/9 इंटू 5/9 प्लस पी बी 5/9 इंटू 4/9 20/81 प्लस 20/81 यानी कि 40/81। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। आगे देखते हैं। इसको देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोलता है डाइस टॉस थ्राइस, एक डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं, 3 बार फेंकेंगे तो हो सकता है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ऑड नंबर 3 बार आना चाहिए, सॉरी कम से कम 1 बार आना चाहिए। ऐसा तो बहुत केस बनेगा, हो सकता है पहला बार में अब ऑड आ जाए बाकी 2 में नहीं आए, सेकेंड बार में आए पहला 2 में नहीं आए, थर्ड बार में आए बाकी। अभी तो एक केस हुआ कि सिर्फ 1 ऑड, कम से कम बोला है तो 2 ऑड भी ले सकते हैं, पहला मिला दूसरा मिला तीसरा नहीं मिला, दूसरा तीसरा पहला नहीं। समझ रहे हैं ना बात को, डिफरेंट केसेस बनेंगे, इतना सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो आप ए मान लीजिए, इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। हम लोग जानते हैं डाई क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ध्यान देना है। तो जिसमें ऑड आपका हो गया 1 3 और 5, यानी कि 3 नंबर आपके काम का है, आपके फेवर का है, और टोटल कितने हैं 6, यानी कि सैंपल स्पेस हो गया आपका 6 और आपके काम का नंबर यही 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, और नॉट गेटिंग ऑड 1 - 1/2 कितना मिल गया 1/2। 3 बार यहाँ पर फेंक रहे हैं हम लोग, और क्या होना चाहिए, एक बार भी कम से कम 1 बार ऑड आना चाहिए। तो इस सवाल के लिए सबसे बेटर अप्रोच हमारे पास क्या होगा, हम लोग तीनों बार ड्राइस में मान लेते हैं कि हमको मिल गया इवन, पहला बार भी इवन, दूसरा बार भी इवन और तीसरा बार भी इवन। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 से माइनस कर दिए, मतलब ये हो गया कि हमको इवन नहीं मिला एक बार भी, और उसको 1 से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, यानी कि एक बार हमको मिले उसके लिए क्या करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ऑड, ठीक है, इतना लिख दीजिए एनफ। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पहला बार भी इवन का प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2, 3 टाइम इंडिपेंडेंट है। पहला बार डाइस को फेंके, क्या आया नोट कर लिए, दूसरा बार फेंके नोट किए, तीसरा बार फेंके नोट किए, फर्स्ट टाइम जो आया और सेकेंड टाइम नोट आया, एक दूसरे से मतलब नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। क्लियर? 1 - 1/8
क्या मिल गया 7/8। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेंस में कि कॉन्सेप्चुअल है। ये सवाल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है क्वेश्चन। रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू देने जा रहा है फॉर 2 पोस्ट, जहाँ की 2 पोस्ट है, ए और बी, फॉर विच द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट। क्लियर कर दिया है कि इंडिपेंडेंट है। आप ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी फॉर ए इज, ए में सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है और बी का 1/7 है। ठीक, आगे देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सेलेक्टेड फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। एटलीस्ट आइदर मतलब हमको क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। क्या कहता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारा लिस्ट अवेलेबल है, बैठाइए आ जाएगा। पी ए कितना 1/6, पी बी कितना 1/7। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हम लोग को मालूम है कि इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग कर क्या सकते हैं, पी ए इंटू पी बी, यानी कि 1/6 इंटू 1/7। सिंपली सॉल्व कर दीजिए, -1/42। रिजल्ट हमको क्या मिल गया, 7 + 6 - 1, 12/42। ठीक है, क्लियर। ये तो हो गया एक अप्रोच। एक दूसरा अप्रोच कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको रब कर देते हैं, हटाइए इसको। मान लेते हैं 2 इवेंट। पहले मान लीजिए ए का मतलब सिलेक्शन इन ए, बी का मतलब सिलेक्शन इन बी। पी आपका कितना मिल गया 1/6, पी बी मिल गया 1/7। ठीक है, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, छोड़िए। हम लोग पी ए बार निकाल लेते हैं। 1 - 1/6 इसका क्या काम आएगा, अभी देख लीजिएगा क्या काम आता है। पी ऑफ बी कितना है 1/7, पी बी बार कितना आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 6/7 मिलेगा। हमको निकालना है रमेश कम से कम एक बार सेलेक्ट होना चाहिए। तो पीछे जो सवाल हम लोग बनाए थे उसमें क्या किए थे, मतलब पहला बार भी सेलेक्ट नहीं किए, और समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ मैं। दूसरा बार ए में भी सेलेक्ट नहीं हुआ और बी में भी सेलेक्ट नहीं हुआ, उसको 1 से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा क्या, एटलीस्ट 1 ऑफ पोस्ट सेलेक्टेड। ठीक है, तो 1 माइनस, सोचिएगा कैसे किए। 1 माइनस पी ए बार कितना है 5/6 इंटू 6/7, तो क्या मिल गया 1 माइनस 30/42, 42 है ना, 5/6 इंटू 6/7। ठीक है, 12/42 काट सकते हैं, 6/21, 2/7। इसके पहले भी शायद यही आंसर आया था ना। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को क्या बोल रहा है इसमें। ए मशीन ऑपरेट ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट्स फंक्शन। बोलता है एक मशीन है, वो तभी वर्क करेगा जब इसके तीनों पार्ट्स परफेक्टली वर्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो पहला पार्ट का वर्क करने का प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट मान लेते हैं ए, पी ए कितना 0.14, दूसरा का 0.10 और तीसरा का 0.05। इसको एक काम करता हूँ, 100 ले लेता हूँ, 100 ले लेता हूँ।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल। मशीन फेल नहीं हो, इसका क्या होगा? जब तीनों परफेक्टली वर्क करे, ए भी, बी भी, सी भी। कहीं पर मैंने बार नहीं लिया है, इस पे बार लग जाएगा मतलब ये दोनों वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। इस पे बार लगने का मतलब ये दोनों कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। इस पे बार लगने का मतलब ये दो कर रहा है। समझ रहे हैं ना? कोई भी एक, अगर एक कड़ी कमज़ोर होगी तो मशीन काम नहीं करेगा। दो काम करेगा, दो अगर मशीन फेल, दो पार्ट अगर काम नहीं करेगा तो भी नहीं काम करेगा मशीन। समझ रहे हैं ना बात को? बहुत लंबा होगा, इसलिए ऐसा एक सिचुएशन आप एज्यूम आप कैलकुलेट कर लीजिए प्रोबेबिलिटी जिसमें किससे मशीन वर्क करे, उसको 1 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है। 1 माइनस पी ए कितना 14/100 इंटू 10/100 इंटू 5/100। छोटा करिए, 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 0 ना, जो भी आंसर आएगा। क्लियर? इंडिपेंडेंट इवेंट में इतना ही। एक जीपी रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी 1-2 बार बोर्ड में आ चुका है। एक वही क्वेश्चन बचा हुआ है और बाकी मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कुछ क्वेश्चन हम लोग को इंडिपेंडेंट से रिलेटेड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा, वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, आज इतना ही।